इसके लिए विश्वस्तरीय सत्यापन योग्य तथा भेदभाव परमाणु निरस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद होती है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यही वह निकाय है जो परमाणु अस्त्रों के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती है। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। यह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं प्रदान करते हैं। इस राजनीतिक परिषद द्वारा किए गए निर्देशों के क्रियान्वयन का कार्य करती है। सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति CCS में भारतीय के परमाणु सिद्धांत के क्रियान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाती है। इस समिति के वर्तमान आदेशात्मक एवं नियंत्रणकारी संरचनाओं, तत्परता का स्तर, प्रत्याक्रमण के लिए रणनीति निर्माण तथा सावधानी और लॉन्च के लिए विभिन्न चरणों के लिए संचालन प्रक्रिया आदि की समीक्षा की जाती है। समिति की कुल तैयारी की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया गया है। समिति के रणनीति बलों के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए सर्वोच्च कमांडर इन चीफ रणनीतिक बल कमान की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। इस समिति ने जवाबी परमाणु आक्रमण के लिए कमान की वैकल्पिक कड़ियों की व्यवस्था भी की है, समीक्षा की है और अपनी स्वीकृति दी है। आगे का हमारा बिंदु है भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति। भारत ने मध्य एशिया को जोड़ो नीति की शुरुआत 2012 में की। इस नीति का उद्देश्य मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण है। इन देशों में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। भारत की मध्य एशिया की जोड़ो नीति बृहद दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं। इसकी विशेषताएं निम्नवत हैं। भारत उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान के माध्यम से मजबूत राजनीतिक संबंध बनाने की कोशिश जारी रखेगा। भारतीय नेता द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर नज़दीकी संवाद व अंतर्क्रियाएं जारी रखेंगे। दूसरा, भारत सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करेगा। भारत की पहले से ही कुछ मध्य एशियाई देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी है। पूरा स्थान सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त शोध, आतंक निरोधक समन्वय और अफगानिस्तान पर चर्चा जारी है। तीसरा बिंदु है भारत मध्य एशियाई साझेदारों के साथ बहुपार्श्विक वार्ताएं पहले भी विद्यमान मंचों पर जैसे SCO, यूरेशियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी तथा कस्टम यूनियन जैसे समुद्र संयुक्त प्रयासों से उत्पन्न सिनर्जी का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना जारी रखेगा। भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का प्रस्ताव किया है कि अपने बाजारों को यूरेशिया के साथ जोड़ने के लिए वह प्रयास करेगा। चौथा, भारत मध्य एशिया को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए दीर्घकालीन साझेदार के रूप में देखता है। मध्य एशिया में बड़ी जोत की कृषि योग्य जन्मभूमि और भारत के लिए वहाँ अत्यधिक मूल्यवान की लाभप्रद फसलों के उत्पादन में सहयोग करने की बड़ी संभावना है। पांचवा, चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्र जहाँ सहयोग की व्यापक संभावना है। भारत सरकार एशिया में सिविल अस्पताल, क्लिनिकल स्थापित करने में सहयोग देने के लिए तैयार है। छठा, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली पश्चिमी विश्वविद्यालयों में ली जाने वाली फीस के एक अंश जितने खर्च पर ही काम करती है। इसे देखते हुए भारत विश्व की सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहता है, जिससे कि IT, प्रबंधन, दर्शन तथा भाषा आदि विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रबंधन किया जा सके। सातवां, भारत सेंट्रल एशियाई नेटवर्किंग का केंद्र भारत में स्थापित आने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि सभी 5 मध्य एशियाई देश टेली एजुकेशन तथा टेली मेडिसिन संपर्क स्थापित कर सकें। आठवां बिंदु, भारतीय कंपनियां विनिर्माण क्षेत्र में अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकती हैं और प्रतियोगी देशों पर
विश्व स्तरीय संरचनाओं का निर्माण कर सकती हैं। मध्य एशिया देश, विशेष रूप से कजाकिस्तान के पास लौह अयस्क तथा कोयले के असीमित भंडार हैं। साथ ही विपुल मात्रा में सस्ती बिजली है। भारत अनेक मध्यम आकार के स्टील ग्रेलिंग मिल आदि की स्थापना विशिष्ट उत्पादों की अपनी ज़रूरत के अनुसार भी कर सकता है। 9वां, जहाँ तक भू संपर्क की बात है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व परिवहन गलियारे के लिए प्रयास पुनः शुरू कर दिए हैं। ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस गलियारे की छूटी हुई कड़ियों को जोड़ने बांटने के तरीकों पर सार्थक चर्चा हो। 10वां, इस क्षेत्र में व्यवहार बैंकिंग अधिसूचना का अभाव व्यापार एवं निवेश में एक बड़ी बाधा है। भारतीय बैंकियां अनुकूल नीतिगत वातावरण देखकर अपनी उपस्थिति और कहां तक विस्तारित कर सकते हैं, इस पर विचार करें। 11वां, भारत और मध्य एशियाई देश वायु संपर्कता बढ़ाने के लिए मिलजुल कर काम कर सकते हैं। भारत आउटवाइड ट्रेवलर्स के लिए सबसे बड़े बाजार में से है। 2011 में लगभग 21 बिलियन $। अनेक देशों में भारत ने अपने पर्यटन केंद्र खोले। मध्य एशिया के देश छुट्टियों का पसंदीदा गंतव्य बन सकते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए भी सुंदर विदेशी लोकेशनों की खोज में हैं। 12वां, लोगों के बीच संपर्क गहरे आबाद की एक जरूरी शर्त है। भारत एक मध्य एशिया के चुनाव एवं भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं के बीच आपसी प्रदानता बढ़ाने की जरूरत है। विद्यार्थियों का आदान प्रदान पहले से ही चल रहा है। भारत और मध्य एशिया के विद्वानों, अकादमिकों, नागरिक समाज तथा युवा प्रतिनिधिमंडलों के विकसित मेल जोल एवं आने जाने के प्रोत्साहन कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे की संस्कृतियों को गहराई से समझने की अंतर्दृष्टि मिले। भारत द्वारा मध्य एशिया को जोड़े नीति वास्तव में यूरेशिया के साथ साथ आबादों को गहरा करते जाने का ही अर्थ है। साथ ही जांच पाकिस्तान तथा रूस के साथ पारस्परिक रिश्तों की पहचान भी इसमें शामिल है। भारत को उम्मीद है कि इसकी अनेक मंचों पर उपस्थिति एवं सदस्यता से इस क्षेत्र के संबंधों के नवीनीकरण को मजबूती मिलेगी। हमारा अगला बिंदु है भारत की एक्ट ईस्ट नीति। 2014 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट नीति को उत्क्रमित कर एक्ट ईस्ट बना दिया। लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो की शुरुआत 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की थी। भारत आसियान सम्मेलन 2014 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण एवं व्यापार का एक नया युग भारत में आरंभ हुआ है। भारत का लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति बन गई है। उसी प्रकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने वियतनाम दौरे 2014 में भारतीय राजनयिकों से एक्ट ईस्ट के लिए केवल लुक ईस्ट नहीं, इसमें सुषमा स्वराज ने स्पष्ट कहा था, खाली हमें लुक ईस्ट पर काम नहीं करना, हमें एक्ट ईस्ट पर काम करना है। यह इसमें बदलाव आया। एक्ट ईस्ट नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, भारत की एक्ट ईस्ट नीति प्रशांत में निशस्त्र पड़ोस पर एकाग्र है। पहले एक आर्थिक पद्धति के रूप में स्वीकार की गई नीति ने राजनीतिक, सामरिक और सांस्कृतिक आयाम ग्रहण कर लिए हैं, जिसमें संवाद एवं सहयोग के लिए संस्थागत प्रक्रिया की स्थापना भी शामिल है। दूसरा, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तथा दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों आसियान के साथ अपने संबंधों से ऊपर उठकर उत्प्रभित कर सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले गया है। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाए हैं। तीसरा, पुनः एशियान रीजन फोरम ARF तथा ईस्ट एशिया समिट EAS के अलावा
ये कुछ क्षेत्रीय मंचों पर अपनी गहरी सक्रियता दिखाई है, जैसे निस्संदेह बिम्स्टेक, एशिया को ऑपरेशन डायलॉग, एसीडी, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन एमजीसी तथा एशिया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA। चौथा हमारा जो विषय है एक्ट नीति। एक्ट ईस्ट नीति ने हमारे घरेलू कार्यसूची में भारत आसियान सहयोग को प्राथमिकता दी है, खासकर अधिरचना, निर्माण, व्यापार, कौशल, नगरीय नवीनीकरण, स्मार्ट हिंदी, मेक इन इंडिया तथा अन्य पहल कदमियों के संदर्भ में संपर्कता परियोजनाएं, अंतरिक्ष सहयोग, SNT तथा नागरिक संपर्क, क्षेत्रीय एकता एवं स्मृति के लिए स्प्रिंग बोर्ड का कार्य कर सकता है। पाँचवा, एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध के साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सामरिक संबंध बढ़ाना है। इसके लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपार्श्विक स्तरों पर सतत आवादों की जरूरत है और इसका उपयोग एक अपने उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश का अन्य पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ा सकते हैं। छठा, हमारी एक्ट ईस्ट नीति में उत्तर पूर्व को प्राथमिकता प्राप्त है। यह नीति उत्तर पूर्व भारत, अरुणाचल प्रदेश का आसियान क्षेत्र के साथ एक अंतरापृष्ठ निर्मित करती है। सातवां, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक योजनाओं में उत्तर पूर्व की आसियान देशों के साथ युद्ध संपर्कता शामिल है, जो व्यापार, संस्कृति, नागरिक संपर्क तथा भौतिक अधिसंरचना, सड़क, हवाई अड्डा, दूरसंचार, बिजली आदि क्षेत्रों से संभव हो सकेगा। आठवां बिंदु, अगर सभ्यता के दृष्टिकोण से विचार करें तो बौद्ध तथा हिंदू संबंधों और कर्मियों के लोगों को बीच में नए संपर्क और संपर्कता बढ़ाने के लिए मजबूत किया जा सकता है। देखिए, जो हमारे यह देश हैं, यहाँ बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है और हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच हम नए संपर्कों के द्वारा अपने देशों के विचारों को मजबूत कर सकते हैं। हमारा आठवां बिंदु है। नौवां, संपर्कता के मामले में सुसंगत रणनीति विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आसियान और उत्तर पूर्व को जोड़ने के लिए परिवहन अधिरचना, वायुयान संपर्कता में वृद्धि, अकादमिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। 10वां बिंदु, भारत के आसियान के साथ आर्थिक संलग्नता को बढ़ाया गया है। क्षेत्रीय एकता तथा परियोजनाओं को लागू करने की प्राथमिकता की गई है। आसियान भारत के बीच एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट भारत तथा 7 आसियान देशों के बीच 1 जुलाई 1915 से लागू है। 11वां, सामरिक मुद्दों पर भारत ने सुरक्षा हितों के लिए साझेदार बनाए हैं, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फॉर्मेट में। आतंक विरोधी, शांति एवं स्थिरता तथा अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं एवं नियमों पर आधारित समुद्री सुरक्षा के संवर्धन के लिए नज़दीकी सहयोग स्थापित किया जा रहा है। यह हमारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति है और हमारे विदेश नीति के यह प्रमुख जो आधार हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और आपको ये टॉपिक कैसा लगा अपने विचार रखें। तो सभी छात्रों से हमारी भारत की जो विदेश नीति के सिद्धांत हैं, विदेश नीति के उद्देश्य हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है विद्यार्थियों, यह टॉपिक अपना क्लियर हो गया है। आगे अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सभी इसे गौर से पढ़ें, सुनें और अपने कॉपी में नोट करें।